मैं बॉटनी से, मेहता पीजी कॉलेज से डॉक्टर पिंकी सैनी। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो जिम्नोस्पर्म में से एफिड्रा एक मेंबर था, उस एफिड्रा के जनरल कैरेक्टर्स थे, उसकी मतलब टोटल लाइफ साइकिल तक अपन ने एक बात कर ली थी। आज अपन एक नए टॉपिक में आ जाते हैं एंजियोस्पर्म में, जो आपकी लास्ट वाली यूनिट्स यानी कि यूनिट नंबर 4 में प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म में जिसको हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी, यानी कि जिनके बीज के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, आवरण प्रेजेंट होता है, उनको क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आवृत बीजी का मतलब समझाती हूँ कि आवृत बीजी क्या होते हैं। आवृत बीजी यानी कि बीज के चारों तरफ क्या प्रेजेंट हो, आवरण प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो शब्द है वो दो टर्मिनोलॉजी से बना है, एंजियो प्लस स्पर्म। एंजियो का इंग्लिश में मीन्स होता है कवर्ड और स्पर्म का होता है सीड्स, यानी ऐसे सीड्स जो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, क्या कहलाते हैं, आवृत बीजी कहलाते हैं। जिनके सीड क्या होते हैं, कवर होते हैं, आवरण सहित होते हैं, इसलिए हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आवृत बीजी। आज अपन बात करते हैं इन आवृत बीजी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं अपन आज। इसके क्या क्या इसके जनरल कैरेक्टर्स होते हैं जो दूसरे जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स थे उनसे डिफरेंट टाइप के थे। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है अपनी वो लिखते हैं जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी के सामान्य लक्षण। बीजी के सामान्य लक्षण। जो आवृत बीजी होते हैं इनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, आज अपन उनकी बात करते हैं कि आवृत बीजी जो पादप होते हैं उनकी प्लांट बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि उनकी प्लांट बॉडी को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है कायिक भाग और दूसरा होता है उसका जनन भाग। तो पहला कैरेक्टर क्या होगा कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, इसको क्या किया जाता है, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप होता है वेजिटेटिव और दूसरा पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव। तो जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसका जो कायिक भाग होता है उसके अंदर किसको रखा जाता है, प्लांट के रूट पार्ट को, प्लांट के शूट पार्ट को और प्लांट के लीफ पार्ट को इंक्लूड किया जाता है। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इस रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर किसको रखा जाता है, उसके रिप्रोडक्शन को, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की क्रिया किसके द्वारा होती है, फ्लावर के द्वारा होती है, पुष्प के द्वारा होती है। अब ये पुष्प दो ग्रुप में बांट दिए जाते हैं, या तो ये क्या हो, मोनोसियस टाइप के फ्लावर हो, या फिर ये क्या हो, डाइसियस टाइप के फ्लावर्स हो। तो इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट और एक पार्ट होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो प्लांट की बॉडी है उसमें जो वेजिटेटिव पार्ट है उनको डिवाइड किया जाता है रूट, शूट और लीफ में, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको डिवाइड किया जाता है फ्लावर पार्ट में।
पहला स्पेसिफिक कैरेक्टर। दूसरा स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है कि ये जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं ये हमेशा या तो रहते हैं, इनके ऊपर दूसरे जो होस्ट होते हैं वो या तो ऑटोट्रोफस के रूप में रहते हैं या फिर सैप्रोफाइट्स के रूप में रहते हैं या फिर वे पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पर अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीव जो हैं किस रूप में पाए जाते हैं, या तो ऑटोट्रॉफिक के रूप में या फिर पैरासाइटिक के रूप में या फिर सैप्रोफाइटिक के रूप में। किसके रूप में पाए जाते हैं? सैप्रोफाइटिक के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इस तरीके से जो हैं वो दो ग्रुप्स में पाए जाते हैं, या तो पैरासाइटिक या फिर सैप्रोफाइटिक के रूप में। पैरासाइटिक या फिर सैप्रोफाइटिक, इन दो ग्रुप्स के रूप में जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या आता है? पैरासाइट्स का मतलब है कि ये दूसरे जीवों के ऊपर, इनके ऊपर दूसरे जीव जीवित रह सकते हैं लेकिन वो इनको कभी भी इनकी डेथ नहीं करते हैं। ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो इनके ऊपर रह करके अपने जीवन को सरवाइव करते हैं, और ये होते हैं सैप्रोफाइटिक, जो मृत जीवों के रूप में इनके ऊपर चिपके रहते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते रहते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर आता है कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा पादप है जो सबसे छोटे आकार का है, यानी कि कौन सा पादप ऐसा है जो जिम्नोस्पर्म में सबसे छोटे आकार का है और कौन सा पादप ऐसा है जो जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़े आकार का है। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनमें सबसे छोटे आकार का पादप होता है केवल 2 mm का, 2 मिलीमीटर का। आप सोच सकते हो कि 2 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, और उस प्लांट का नाम होता है वुल्फिया। क्या नाम होता है? वुल्फिया। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आएगा कि जो एंजियोस्पर्म है इनमें भी सबसे छोटा पादप, सबसे छोटा पादप, इनमें से सबसे छोटा जो पादप है वो कौन सा है? वुल्फिया। सबसे छोटा पादप कौन सा है इसके अंदर? वुल्फिया जो है। एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको, क्योंकि बार बार राइटिंग ओवर हो रही है आज इसके ऊपर, नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। वुल्फिया, सबसे छोटा पादप कौन सा है? वुल्फिया का प्लांट है। और वुल्फिया के अलावा एक प्लांट और होता है लेमना, जिसका नाम क्या होता है? लेमना। और ये दोनों पादप केवल कितनी साइज के होते हैं? 2 मिलीमीटर के। कितनी साइज के होते हैं? केवल 2 मिलीमीटर की साइज के होते हैं। कौन? वुल्फिया और लेमनो, यानी कि लेमना। दो प्लांट ऐसे हैं जो केवल 2 मिलीमीटर की, कितनी छोटी साइज, सेंटीमीटर से भी 100 गुना ज़्यादा छोटी, 10 गुना ज़्यादा छोटी मिलीमीटर की साइज में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट में आता है इसका पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम इसमें, ये 3 नंबर पॉइंट। अब बात करते हैं अपन 4 नंबर पॉइंट की। सबसे छोटा पादप तो है वुल्फिया और लेमना। अब बात करते हैं सबसे बड़े एंजियोस्पर्मिक पादप की। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट,
सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है, यूकेलिप्टस जो प्लांट है इसकी हाइट होती है कम से कम 100 मीटर। तो इसको दो जगह जो है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन सा होता है और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन सा होता है। तो जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो तो है वुल्फिया और लेमना, जो केवल 2 मिलीमीटर की साइज का होता है। और सबसे बड़ा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है वो होता है यूकेलिप्टस, और जो लगभग ये माना जाता है कि 100 मीटर की हाइट का होता है। तो ये सबसे छोटा प्लांट है और ये सबसे बड़ा प्लांट है यूकेलिप्टस। अब हम इसकी पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों पार्ट जो हैं वो ऐसे होते हैं जो वेल डेवलप्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा विकसित पार्ट होते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या होते हैं, सुविकसित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही भाग क्या होते हैं, सुविकसित होते हैं। तो जाइलम जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा, जैसे वेसल्स, जैसे ट्रैकिड्स। अब मैं पर्टिकुलर एक एक पॉइंट्स के रूप में लिखती हूँ कि जो जाइलम है वो किस में डिवाइड हो जाता है या किस में वेल डेवलप्ड हो जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा होता है एक तो इसके अंदर। इसके अलावा क्या होता है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और क्या होती हैं, वेसल्स, और क्या होते हैं, ट्रैकिड्स। क्या होते हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं दोनों, जो जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटेड करते हैं। वह हम बार बार एक ही लाइन जो है वो रट रहे थे कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके जाइलम में वेसल्स और ट्रैकिड्स एब्सेंट होते हैं। ये वही पॉइंट है जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में एब्सेंट होता है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, कि यहाँ पर जाइलम के अंदर वेसल्स और ट्रैकिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें फ्लोएम की, कि जो फ्लोएम वाला पार्ट है इसके अंदर, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7, फ्लोएम, कि इनका फ्लोएम जो है किसका बना हुआ होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, किसका बना हुआ होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा इसमें तो क्या थे इम्पोर्टेंट, वेसल्स और ट्रैकिड्स, क्या प्रेजेंट थे इसमें, वेसल्स और ट्रैकिड्स। इसकी जगह मैं फ्लोएम की बात करूं तो इसमें प्रेजेंट होती हैं सीवी सेल्स, और सीवी सेल्स के अलावा कंपेनियन सेल्स। एक होती हैं सीवी सेल्स, इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, सीवी ट्यूब, और एक क्या प्रेजेंट होती हैं, कंपेनियन सेल्स। एक क्या प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, कंपेनियन सेल। तो ये दो जो पॉइंट हैं, एक तो सीवी सेल्स और सीवी ट्यूब्स वाला, और एक कंपेनियन सेल्स का, तो ये इन जाइलम से क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएटेड करते हैं, क्योंकि जाइलम में तो पाई जाती हैं वेसल्स और ट्रैकिड्स,
लेकिन फ्लोएम में क्या पाई जाती हैं, सीवी सेल्स, ट्यूबिसिबी ट्यूब्स या फिर कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। ये हुआ इनके पर्टिकुलर जाइलम पार्ट और फ्लोएम पार्ट की बात होती है। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट पे, फ्लावर पे, कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें केवल एक एफिड्रा को छोड़ करके बाकी तो किसी में वैसे ही फ्लावर नहीं बनते, और जो एफिड्रा में फ्लावर बनते हैं वो भी बहुत छोटी साइज के होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्मिक जो हैं वो एक ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर क्या बनते हैं, कलरफुल बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर बनते हैं। अब उस फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कि हर एक फ्लावर में जो है वो 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। एक पार्ट होता है इसके अंदर कैलिक्स, जिसका सिंगल जो मेंबर है, सिंगल मेंबर, वो क्या कहलाता है, सेपल। दूसरा पार्ट होता है कोरोला, और कोरोला का सिंगल मेंबर क्या कहलाता है, पेटल। थर्ड पार्ट होता है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम का जो सिंगल मेंबर होता है वो क्या कहलाता है, स्टेमन। नेक्स्ट होता है गाइनोशियम, और गाइनोशियम का जो सिंगल मेंबर होता है वो क्या कहलाता है, पिस्टिल। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनके जो फ्लावर्स होते हैं, इनके फ्लावर के क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कैलिक्स, जिसको बाह्य दल कहते हैं, कोरोला जिसको दल कहते हैं, और नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम, और के साथ में गाइनोशियम। तो जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है वो कहलाता है इसके अंदर पुमंग, और ये क्या कहलाता है, जायांग। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ये तो हुआ कैरेक्टर नंबर 8। अब हम बात करते हैं इसमें कैरेक्टर नंबर 9 की, कि जब हम इसके फ्लावर के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके फ्लावर क्या करेंगे, अब पॉलिनेशन की प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर जो है वो आता है पॉलिनेशन, परागण। परागण कि इनके पादप जो होते हैं, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर पॉलिनेशन की बहुत सारी मेथड्स होती हैं। जैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें तो केवल एक ही मेथड होती है। कौन सी मेथड होती है, केवल एयर द्वारा उनके पोलन ग्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके जाते हैं। या फिर हम जैसे बात करें किसकी, पाइनस की, तो उसमें पोलन ग्रेन क्या होते हैं, एयर द्वारा तो उड़ते हैं लेकिन उनके पोलन ग्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पॉलिनेशन जो है वो किस किस के द्वारा होता है, एयर के द्वारा तो होता ही होता है, इसके अलावा इंसेक्ट्स के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा भी होता है, वाटर के द्वारा भी होता है। तो इस तरीके से इंसेक्ट है, वाटर है, एयर है, ह्यूमन बींग्स है, हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अलावा कॉन्टैक्ट है, इनके द्वारा भी क्या होता है, इनके अंदर जो है पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरीके से इनके अंदर क्या होते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। जब इनके अंदर पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, इसके बाद इनके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी होती है। और जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है तो हमेशा किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और यही जाइगोट आगे जा कर के किसका निर्माण कर देता है,
एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो इसके बाद में क्या होता है, इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और वो डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स थे उनमें कभी नहीं पाया जाता। तो इसके बाद में क्या होता है, इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा हमेशा किसका निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का। तो जो एम्ब्रियो होता है वो तो बनता है 2n, और जो एंडोस्पर्म बनता है वो हमेशा क्या बनता है, 3n बनता है डबल फर्टिलाइजेशन की मेथड्स के द्वारा। इसके अलावा ये जो एंडोस्पर्म होता है और ये जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो तो आगे जा कर के जो है किसका निर्माण कर देगा, सीड का निर्माण कर देगा आगे जा कर के। लेकिन इस सीड को पोषण प्रदान कौन करेगा, ये एंडोस्पर्म क्या प्रदान करता है, इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो जो एंडोस्पर्म है जो इसको पोषण प्रदान करता है, ये एंडोस्पर्म हमेशा क्या होता है, 3n होता है, ट्रिप्लोइड होता है। लेकिन ये पोषण को किस रूप में स्टोरेज करके रखता है, ये पोषण को या तो एंडोस्पर्म के रूप में या फिर ये कॉटिलिडन्स के रूप में। किसके रूप में, कॉटिलिडन, बीज पात्र। किसके रूप में, कॉटिलिडन के रूप में क्या करता है, पोषण को स्टोरेज करके रख लेता है। और फिर ये पोषण किसको प्रदान करता है, इस बीज को प्रदान करता है, या फिर उस पोषण को क्या कर लेता है, स्टोरेज कर लेता है। या तो उसको ये क्या कर लेता है, स्टोरेज कर लेता है यानी संचित कर लेता है, या फिर विकसित होने वाले इस एम्ब्रियो से जो सीड बनता है उस टाइम इसके डेवलपमेंट के समय क्या कर लिया जाता है, इसको यूज कर लिया जाता है। अब इसके अंदर किसका निर्माण होता है, नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे फ्रूट का निर्माण होता है। इसके अंदर फल की भित्ति बनती है, फल बनता है, और इसी फल के कारण इनके बीज हमेशा क्या होते हैं, आवृत बीजी होते हैं यानी कि ढके हुए होते हैं। इन्हीं फ्रूट के अंदर क्या कवर्ड होते हैं, बीज जो हैं इनके वो ढके हुए होते हैं, सीड कवर होते हैं। अब ये जो फ्रूट होते हैं ये इनके अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक फ्रूट होते हैं बहुत हार्ड टाइप के यानी ड्राई टाइप के फ्रूट, और एक जो फ्रूट है वो होते हैं फ्लैसी टाइप के जिसको कहते हैं मांसल। तो एक फ्रूट क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट, और एक फ्रूट क्या होते हैं, फ्लैसी फ्रूट। तो जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनको कहा जाता है हिंदी में शुष्क फल, और जो फ्लैसी होते हैं इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, मांसल फल। तो जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनकी बात करो चाहे फ्लैसी फ्रूट की बात करो, हमेशा इन फ्रूट के अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, बीज प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्या है, इसका एक स्पेसिफिक प्रकार का कैरेक्टर है। अब ये बीज जब तुरंत जर्मिनेशन कर लेंगे तब तो क्या बना देंगे, नया प्लांट बना देंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बीज बनने के तुरंत बाद में अपना अंकुरण नहीं करता है। उस स्टेज को क्या कहा जाता है, डॉर्मेंसी पीरियड। यानी कि जैसे बाजरा है, आज भुट्टे में पका, अगर हमने कल उस भुट्टे के बीज को निकाल करके मिट्टी में दबा दिया तो बाजरा क्या हो जाएगा, तुरंत अंकुरित हो जाएगा। लेकिन उसकी जगह मैं बात करूँ लोटस की, तो लोटस के बीज को निकाल कर अगर हम तुरंत उसको मिट्टी में या पानी में डाल दें तो वो जर्मिनेशन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम उसके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। वो जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है, वो जो उसकी प्रसुप्त अवस्था होती है उसके अंदर अपने एम्ब्रियो का क्या करता है, वो डेवलपमेंट करता है। तो जो ये सीड है वो या तो अपना
जर्मिनेशन करेगा, और यदि ये अपना जर्मिनेशन नहीं करता है तो फिर ये किस में चला जाएगा, डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, डॉर्मेंसी पीरियड में, जिसको हम क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है सीड डॉर्मेंसी। बीज प्रसुप्त अवस्था की सीड जर्मिनेशन जो है वो तुरंत ना करके और कुछ टाइम के लिए क्या करे, रेस्टिंग पीरियड में रहे। क्या करे, रेस्टिंग पीरियड में रहे, विश्राम अवस्था में। किस में रहे, रेस्टिंग पीरियड में। और ये जो विश्राम की अवस्था है वो ही क्या कहलाती है, डॉर्मेंसी पीरियड। अब आते हैं इसके आगे की बात करते हैं हम इसके प्लांट की। प्लांट तो बना है सीड से। अब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय सभी तरीके के प्लांट्स होते हैं। तो एक वर्षीय और द्विवर्षीय तो नाम से पता चल रहा है, जब एक वर्ष में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उसमें स्टेम तो बनेगा, पर वो स्टेम कभी भी वुडी टाइप का नहीं होगा, यानी कि लकड़ी की तरह मजबूत नहीं होगा। वैसे ही एक वर्षीय और द्विवर्षीय जो पादप होते हैं उनमें रूट सिस्टम तो बनेगा, लेकिन बहुत मजबूत टाइप का रूट सिस्टम नहीं बनेगा। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, कौन से वाले, जो बहुवर्षीय पादप हैं। तो बहुवर्षीय जो पादप होते हैं, जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, इन बहुवर्षीय पादप में क्या क्या पाई जाती है, वुड पाई जाती है मेन तो। दूसरा टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मजबूत प्रकार का टैप रूट सिस्टम भी प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो उपयोग है इसका, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का करैक्टर क्या है कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसको हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, या तो भोजन के रूप में यूज करते हैं, या मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं उसको, या फिर एक फैब्रिक्स के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहला इसका यूज क्या है, मेडिसिन के रूप में। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनको हम एक दवाइयों के रूप में भी यूज करते हैं, एक हम इनको वुड्स के रूप में भी यूज करते हैं। आज इसमें कुछ मिस्टेक है जिसकी वजह से कैरेक्टर्स जो हैं वो बार बार ओवरलैप हो रहे हैं। एक है मेडिसिन, एक है ये वुड के रूप में पाए जाते हैं, एक इनको हम फाइबर्स के रूप में भी यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे गम्स भी प्राप्त किया जाता है, गॉन्स भी प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनसे डाइज भी प्राप्त की जाती है। डाई जो हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं और उनको कलर क्लॉथ जो होते हैं उनकी कलरिंग के लिए क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। वुड हैं, फाइबर्स हैं, गम्स हैं और मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हुए किसके, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के। अब मैं एक बार आपको ये सारे शॉर्ट में छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में बता देती हूँ कि इनको किस तरीके से जो है वो यूज किया जाता है और इनके स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा छोटा दिख पा रहा होगा ये, जिससे आप इसको पता नहीं समझ पाओ या नहीं समझ पाओ। अब मैं आपको इसको छोटे रूप की जगह थोड़ा सा लार्ज साइज में करके समझा देती हूँ। ये समझाया मैंने इसको इतना जूम करके। अब आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनकी बॉडी को क्या किया जाता है, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वेजिटेटिव में और रिप्रोडक्टिव में। जो वेजिटेटिव पार्ट है इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे रूट की बात करूँ मैं तो कौन से प्लांट की रूट, डलबर्जिया शिशु की रूट से दूसरा प्लांट ग्रो करवा लिया जाता है। वैसे लीफ की बात करूँ तो ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा है जिसको दोबारा उगा लिया जाता है।
अगर स्टेम की बात करूँ तो शुगर केन, गन्ने का स्टेम होता है जिसको दोबारा हम ग्रोथ करवा सकते हैं, यानी उसको दूसरी जगह पे लगा करके उगा सकते हैं। तो वो तो चला जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ बात है केवल वेजिटेटिव पार्ट की। तो रूट, शूट और लीफ क्या है, उसके वेजिटेटिव पार्ट से हैं, और जो फ्लावर है वो उसका क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट से है। एक कैरेक्टर स्पेसिफिक क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मी के, इनके ऊपर दूसरे जो लिविंग नॉन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इनके ऊपर ग्रोथ करते हैं, और 3 टाइप से रह सकते हैं। वो या तो पैरासाइट्स के रूप में रह सकते हैं, या सिम्बायोट्स के रूप में रह सकते हैं, या फिर वो सेप्रोफाइट्स के रूप में रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन सा है और प्रकृति में सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन सा है। अगर सबसे छोटे की बात करते हैं तो वुल्फिया है और लेमेनो है, जो केवल 2 मिलीमीटर का होता है। और सबसे बड़े की मैं बात करती हूँ तो सबसे बड़ा जो प्लांट है वो कौन सा है, यूकेलिप्टस का प्लांट है, जो प्रकृति के अंदर क्या होता है, सबसे बड़े आकार का पाया जाता है, जिसकी साइज जो है वो ये मानी जाती है कि 100 मीटर के आसपास इसकी साइज जो है वो लंबाई में होती है। नेक्स्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या आता है, इनके जाइलम और इनके फ्लोएम, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम बहुत अच्छे से विकसित पाए जाते हैं, क्योंकि यही एक पार्ट होते हैं जिनके द्वारा वो वाटर और फूड का क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। तो जो जाइलम है उसमें क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा पाई जाती है, जाइलम के फाइबर्स पाए जाते हैं, जाइलम के अंदर वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्लोएम पार्ट होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, फ्लोएम का पैरेन्काइमा के टिश्यू पाए जाते हैं, फ्लोएम के फाइबर पाए जाते हैं, इसके अलावा सीवी सेल्स, ट्यूबी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं कि इनके जो फ्लावर्स हैं, मेन रूप से इनके जो फ्लावर्स होते हैं जो इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जैसे काम करते हैं, तो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती हैं वो फ्लावर होती हैं। और इस फ्लावर में मेन रूप से कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम पार्ट। जो कैलिक्स है उसका सिंगल मेंबर, और सबके सिंगल मेंबर याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि कैलिक्स का सिंगल मेंबर क्या कहलाता है, कोरोला का। जब हम और डिटेल से पढ़ेंगे तो और आगे भी पढ़ेंगे इनको, कार्पल्स है, ओवेरी है, न्यूसीलस है, उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो सेपल, पेटल, स्टेमन्स और पिस्टल होते हैं। जब ये सारे पार्ट क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो ये कौन से प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और पॉलिनेशन की क्रिया जैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में एक एयर द्वारा हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इंसेक्ट द्वारा भी होगी, क्योंकि ये फ्लावर कैसे हैं, कलरफुल फ्लावर हैं। कलरफुल फ्लावर की ओर कौन अट्रैक्टिव होते हैं, इंसेक्ट आकर्षित होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आकर्षित होते हैं। इनके अंदर नेक्टर ग्लैंड भी पाई जाती हैं। उन नेक्टर ग्लैंड्स की और अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो बर्ड्स होती हैं, जो बैट्स होती हैं जिनको हम चमगादड़ कहते हैं, वो भी आकर्षित होती है। और वो किसके अंदर क्रिया में, प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं, पॉलिनेशन की क्रिया में क्या करती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि भाग लेती हैं। जब पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है तो उसके बाद में कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और इन पादपों के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसको भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है, एक में एम्ब्रियो बनता है और दूसरी में एंडोस्पर्म बनता है। तो एम्ब्रियो जो है वो तो बनता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया में जाइगोट बनने के बाद में, और यही एम्ब्रियो आगे जाकर के किसका निर्माण कर देता है, सीड का निर्माण कर देता है। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद में किसका निर्माण हो जाता है, एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। और यही एंडोस्पर्म क्या करता है, उस पोषण को स्टोर करके रख लेता है। जब एंडोस्पर्म को पोषण, किसको, एम्ब्रियो को पोषण की ज़रूरत होती है, तो यही स्टोरेज किया गया फूड मटेरियल इस सीड को अपने डेवलपमेंट के समय क्या कर दिया जाता है, प्रदान कर दिया जाता है। इसके बाद में आती है सीड डॉर्मेंसी। जब एम्ब्रियो ने अपना डेवलपमेंट कर लिया है, बीज का निर्माण कर दिया है, इस बीज के बनने के बाद में इसमें क्या आ जाती है, डॉर्मेंसी।
तो डोरमेंसी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी डोरमेंसी, एक होती है सेकेंडरी डोरमेंसी, जो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको एक दो लाइनों के बारे में समझा देती हूँ। प्राइमरी डोरमेंसी वो होती है जो कुछ टाइम के लिए होती है, और अगर उनको ऐसी परिस्थितियाँ दे दी जाए कि उस डोरमेंसी को तोड़ दिया जाए। लेकिन सेकेंडरी डोरमेंसी वो होती है जो पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण नहीं होती, उस बीच के इंटरनल फैक्टर्स के कारण, उसके जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उनके कारण डोरमेंसी उत्पन्न होती है। इस डोरमेंसी पीरियड में हमेशा बीज क्या करता है, रेस्ट करता है। रेस्ट जैसे ही करता है तो उसका जो एम्ब्रियो होता है उस रेस्टिंग पीरियड में क्या कर लेता है, अपना डेवलपमेंट कर लेता है, और डेवलपमेंट करने के बाद में अपना क्या कर लेता है, सीड जो है वो अगले वर्ष उसी वर्ष या कुछ टाइम बाद में आसानी से जर्मिनेट कर लेता है। एक है कि ये जितने भी पादप होते हैं वो बहुवर्षीय भी होते हैं, एक वर्षीय और द्विवर्षीय भी होते हैं, लेकिन उनकी कोई ज़्यादा मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो है उनको मेन रूप से उनके अंदर रूट सिस्टम, वुड वगैरह तो मिलती नहीं है, ना उनसे कोई गम्स वगैरह मिलता है, या तो उनसे निकोटीन मिलते हैं या उनसे एल्केलॉइड्स मिलते हैं। तो इनके जो पादप होते हैं उनके अंदर रूट है, टैप रूट सिस्टम है, वुड है, और वुड, फाइबर, गम्स, मेडिसिन, डाइज, ये सारी भी क्या होती हैं, इन्हीं बहुवर्षीय पादपों से। एंजियोस्पर्मिक जो पादप होते हैं, इनके जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, इनसे क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। आज अपना ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के क्या क्या जनरल कैरेक्टर होते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, उस पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन रख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म का नाम आता है कि मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पहले टॉपिक का नाम लिख देती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट। बिटवीन डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोटिलीडन, कि जो मोनोकोटिलीडन्स हैं उनमें और जो डाइकोटिलीडन्स हैं उनमें, दोनों में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो इसके डिफरेंस के लिए अपन जो है इसको एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक तरफ लिख लेते हैं मोनोकोट्स और दूसरी तरफ लिख लेते हैं डाइकोट्स। ये बनाई मैंने टेबल, एक तरफ इसमें लिख देती हूँ डाइकोट्स डाइकोटिलीडन्स, और एक तरफ लिख देती हूँ मोनोकोटिलीडन्स, और यहाँ लिख देती हूँ इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, यहाँ लिख देती हूँ सीरियल नंबर। पहला स्पेसिफिक कैरेक्टर मोनोकोट और डाइकोट का कर लेते हैं कोटिलीडन के बेस पे। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर्स है वो है कोटिलीडन्स, कि डाइकोट जो होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 कोटिलीडन्स पाए जाते हैं, और जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें 1 कोटिलीडन्स पाया जाता है। कोटिलीडन्स सीड के अंदर पाए जाते हैं, जो एक डेवलप्ड होने वाले एम्ब्रियो को भी पोषण प्रदान करते हैं। लेकिन उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 1 बनी या उनकी संख्या 2 बनी। 1 है तो मोनोकोट्स, 2 है तो डाइकोट्स। नेक्स्ट वेनेशन जो है वो आता है कि जो लीफ है उसका वेनेशन कैसा होता है। लीफ वेनेशन, पत्तियों का विन्यास, कि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, पहले मोनोकोट का लिख देती हूँ कि मोनोकोट के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ जो होती हैं वो इस तरीके से सिंपल होती हैं, और इस तरीके से पैरेलल क्या पाया जाता है, वेनेशन पाया जाता है। यानी कि मोनोकोट जो होते हैं इनके अंदर
कलर वेनेशन पाया जाता है। लेकिन जो डाइकोट होते हैं उनकी जो लीफ होती हैं उनके अंदर हमेशा क्या पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इस तरीके से एक जाल नुमी संरचना जो है वो बन जाती है कि रेटिकुलेट क्या पाया जाता है, वेनेशन पाया जाता है। तो ये जो रेटिकुलेट वेनेशन है ये क्या होता है, जाल नुमी संरचना बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ मैं, पॉइंट नंबर 3 की, कि जो डाइकोट्स होते हैं उनके फ्लावर कैसे होते हैं और जो मोनोकोट्स होते हैं उनके फ्लावर कैसे होते हैं। कॉटिलीडन की बात करूँ मैं तो इनके कॉटिलीडन्स जो हैं वो इस तरीके से होते हैं और इनके कॉटिलीडन्स यूँ होते हैं। तो ये एक भाग कॉटिलीडन्स का होता है। अब मैं बात करूँ फ्लावर्स, पुष्प की, तो जितने भी मोनोकोट्स होते हैं उनमें मोस्टली 3 ही पंखुड़ियाँ होती हैं। तो हम इनका नाम क्या रख देते हैं, ये क्या होते हैं, ट्राइमर्स होते हैं। यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सारे कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। लेकिन मैं डाइकोट्स की बात करूं तो डाइकोट्स में ये या तो होते हैं टेट्रामर्स या फिर ये क्या होते हैं, पेंटामर्स पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, या तो डाइमर्स होते हैं ये या फिर ये पेंटामर्स होते हैं। मैं इसको और आगे बढ़ा देती हूँ। डाइमर्स और पेंटामर्स का मतलब है कि जैसे ये फ्लावर है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से या तो ये 4 पंखुड़ियाँ होंगी या फिर इसके चारों तरफ इस प्रकार से 5 पंखुड़ियाँ होंगी। और ये ट्राइमर्स होते हैं तो इनके अंदर केवल इस तरीके से क्या प्रेजेंट होंगी, 3 पंखुड़ियों जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ये कैरेक्टर हुआ इसके फ्लावर्स का कि इसके अंदर मोनोकोट्स में क्या होते हैं, ट्राइमर्स होते हैं और डाइकोट्स में हमेशा डाइमर्स होते हैं। अब इसके इन ट्राइमर्स और डाइमर्स के बाद में बात कर लेती हूँ गाइनोशियम पार्ट की। गाइनोशियम कि जो मोनोकोट्स होते हैं इनके अंदर जो गाइनोशियम पार्ट होता है मोनोकोट्स का वो होता है ट्राइकार्पलरी। क्या होता है, ट्राइकार्पलरी। ट्राई मानी 3, कार्पलरी मानी कार्पल्स, 3 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो डाइकोट्स होते हैं इनकी ओवरी टेट्रा कार्पलरी या फिर पेंटा कार्पलरी, या तो होती है ट्राई कार्पलरी किसमें, मोनोकोट्स में। डाइकोट्स की बात करती हूँ तो टेट्रा कार्पलरी या फिर पेंटा कार्पलरी ओवरी प्रेजेंट होती है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हुआ इसके गाइनोशियम का। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ मैं इसमें वेसिकुलर बंडल्स की। वेसिकुलर बंडल्स कि जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर वेसिकुलर बंडल जो हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। मैं डायग्राम से बताऊं आपको, जैसे ये पूरा एक जो है स्टिरस सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम है, इसके अंदर इस तरीके से जो है वो वेसिकुलर बंडल्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड पोजीशन में पाए जाते हैं, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह डाइकोट्स की बात करूं तो हमेशा क्या होते हैं, रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में, बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं डाइकोट्स की तो हमेशा वेसिकुलर बंडल्स
इस तरीके से क्या होते हैं, एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। और इस रिंग का नाम क्या होता है, इंटरसेलुलरी कैम्बियम। तो इसके अंदर हमेशा ये जाइलम और जो फ्लोएम पार्ट होता है वो इस तरीके से व्यवस्थित होता है, इस तरीके। और ये जो पार्ट है इसमें, ये क्या कहलाता है, इसमें कैम्बियम। लेकिन इस कैम्बियम ने क्या कर रखा है, सारे वेसिकुलर बंडल को बांध रखा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इंटरसेलुलरी कैम्बियम। अगर एक में होती तो इंट्रासेलुलर कैम्बियम बोलते। अब इसका नाम यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेलुलर कैम्बियम। क्या नाम होता है इसका, इंटरसेलुलर कैम्बियम। तो ये आज हमने देखे पूरे मोनोकोट्स और डाइकोट्स दोनों में डिफरेंस, कि जो मोनोकोट्स हैं और जो डाइकोट्स हैं उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। कि जो मोनोकोट्स वाले होते हैं उनमें एक कॉटिलीडन्स होता है, जो डाइकोट्स वाले होते हैं उनमें 2 कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं। जो मोनोकोट्स होते हैं उनकी लीफ में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, और जो डाइकोट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाए जाते हैं। जो मोनोकोट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है उनका वेनेशन, फिर फ्लावर इनके अंदर, और तो बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अपन यहाँ बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो केवल बहुत वर्बली टाइप का जो है डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं कि इनके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो ट्राइमर्स होते हैं, इनके फ्लावर्स टेट्रामर्स या फिर पेंटामर्स में पाए जाते हैं। जो मोनोकोट्स होते हैं इनके अंदर पाई जाने वाली जो ओवरी होती है वो ट्राइकार्पलरी ओवरी होती है, और जो डाइकोटिलीडन्स वाले होते हैं उनमें ओवरी क्या होती है, पेंटाकार्पलरी या फिर टेट्राकार्पलरी टाइप की होती है। और लास्ट जो है वो इनके अंदर आता है वेसिकुलर बंडल्स के वेरिएशन, बेस पर वेरिएशन। कि जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर वेसिकुलर बंडल्स हमेशा बिखरी हुई अवस्था में होते हैं, यानी स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो डाइकोट्स होते हैं इनके अंदर हमेशा क्या होते हैं, ये एक रिंग में व्यवस्थित पाए जाते हैं, एक रिंग के फॉर्म में व्यवस्थित पाए जाते हैं। तो आज के लिए अपना यही टॉपिक जो है यहीं तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जब वीडियो अपनी आती है तब अपन देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनकी लाइफ में किस प्रकार से डिवीजन होता है, और डिवीजन के बाद में वो किस प्रकार से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। तो आज की वीडियो के लिए सभी को थैंक्स।